स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात उन कर्मचारियों को लेकर करेंगे जो सरकारी विभागों में अस्थायी तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि राहत भरी खबर इनके लिए ये सामने आई है कि अब ये भी रेगुलर हो पाएंगे। हाईकोर्ट की ओर से एक मामले में ऐसा ही कुछ फैसला सुनाया गया है। फिलहाल ये कौन से विभाग से जुड़ी जानकारी है, किस कैटेगरी को ये राहत मिलने वाली है, जानकारी आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो बिल्कुल इस बुलेटिन के अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दूसरी बड़ी बात करना चाहेंगे, एनटीटी भर्ती को लेकर इसका काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। और देखिए, विरोध वो महिलाएं नहीं कर रही हैं जो कि एनटीटी डिप्लोमा होल्डर्स है, बल्कि यहां आंगनबाड़ी वर्कर्स की ओर से इसका विरोध हो रहा है। आखिरकार किस वजह से, अब इन्हें क्या आपत्ति इस भर्ती से हो गई है, ये जानकारी हम आपको देंगे और आने वाले समय में बड़ा आंदोलन भी इनकी ओर से किया जाएगा, ये तक चेतावनी इन्होंने इसमें सरकार को दी है। तीसरी बड़ी बात हम जीओए लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर करेंगे, क्योंकि भर्ती नियम तो बहुत पहले ही फाइनल हो गए थे और ये बात डेप्यूटी एडवोकेट जनरल की ओर से कोर्ट में भी रख दी गई है। लेकिन ये प्रक्रिया कब तक आखिरकार अब शुरू हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और जो अभ्यर्थी इसमें इंतजार कर रहे हैं नौकरी हासिल करने का, उन्हें लेकर भी हम अपडेट देने वाले हैं कि उन्होंने किस तरह की चेतावनी इस पूरे मामले में दी है। देखिए, 2 टेंडर प्रक्रियाओं पर सवाल उठे हैं, 2 महकमों से जुड़ा ये मामला है। इस पर जांच होने वाली है और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस पर पूरी रिपोर्ट मांग ली है। तो आखिरकार क्या वजह है पूरी, ये भी अपडेट देंगे। और जांच क्यों बिठाई जा रही है, इस महकमे, इन महकमों से जुड़े जो कर्मचारी हैं वो किस तरह से इसमें पिसते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी जानकारी आपको देने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि 13 जुलाई तक मौसम साफ रहेगा और सिर्फ हल्की बूंदाबांदी होगी, ये आसार जरूर जताए गए थे मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। और आज भी काफी जोरदार बारिश हुई है। फिलहाल शिमला में ही नहीं बल्कि सिरमौर, सोलन और अन्य क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हुई है। और अभी कुछ क्षण पहले जो वेदर फोरकास्ट सामने आया है, अब उसमें पूरी तरह से जानकारी अलग बताई गई है पहले की जानकारी के मुकाबले। अब फ्लैश फ्लड की संभावना जताई गई है शिमला, सिरमौर और सोलन में, और अभी दोपहर के समय यहीं सबसे ज्यादा बारिश भी हो रही थी। हालांकि 13 जुलाई तक कम बारिश होगी, हल्की बूंदाबांदी होने वाली है, ये आसार सुबह तक जताए जा रहे थे, लेकिन अब वेदर फोरकास्ट भी बदल गया है और आने वाले 24 घंटे इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। ये भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रेडिक्शन जारी की गई है। देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ओर से आज एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। दरअसल इन्होंने जीत को लेकर दावा किया है। प्रतिभा सिंह का मानना है कि तीनों उपचुनावों में कांग्रेस के हाथ जीत लगने वाली है, वो इसलिए क्योंकि अब प्रदेश की जनता भी एकजुट हो गई है कांग्रेस की सरकार को मजबूत करने के लिए। भाजपा का षड्यंत्र अब चलने वाला नहीं है, लोग भाजपा के षड्यंत्र से परिचित हो गए हैं और अब कांग्रेस का साथ यहां की जनता निभाने वाली है। ये बड़ा दावा प्रतिभा सिंह ने किया है। और दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये भी कही है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं प्रदेश में, फिर से इसके लिए भाजपा ही जिम्मेदार है। बार बार भाजपा षड्यंत्र रच रही है, सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रही है, इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर रही है कि उपचुनाव ही होते रहे, बाकी के विकासात्मक कार्यों पर रोक लगी रहे। और इस बात का जवाब फिर प्रदेश की जनता भाजपा को देने वाली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ा आरोप आज लगाया है और आरोप हमीरपुर के पूर्व निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा पर लगाया है, जो अभी मौजूदा समय में भाजपा के प्रत्याशी हैं हमीरपुर से। दरअसल सीएम सुक्खू का ये कहना है कि पूरा मान सम्मान उन्होंने आशीष शर्मा को दिया, इसके अलावा उनके घर पर नाश्ता करने भी गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम सुक्खू ने अपनी पहली रैली भी हमीरपुर में ही की। इतना ही नहीं, हमीरपुर में 3 बड़े कार्यालय खोले गए हैं, जिसमें एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और दूसरा कार्यालय यहां चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का भी खोला गया। गांधी चौक का सौंदर्यीकरण भी किया गया और जो बिजली की तारें टूट भी गई थी या जो तारें लगी हुई थी, लोगों के लिए समस्याएं पैदा कर रही थी, उन्हें हटाने के लिए 20 करोड़ भी जारी किए। लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरी तरह से बिक गए, ये ठीक नहीं हुआ है। और इस तरह की व्यवस्था जानबूझकर भाजपा की ओर से की गई, खरीद फरोख्त की राजनीति अपनाई गई। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि 14 महीने में कोई भी विकास आशीष शर्मा की ओर से नहीं किया गया, सिर्फ 140 करोड़ के ठेके इन्होंने अपने लिए लिए हैं, यानी कि खुद का निजी आर्थिक विकास इन्होंने जरूर किया, लेकिन विधानसभा क्षेत्र का इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और ऐसे में अब जो ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में ये कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब भाजपा में जाएंगे तो विपक्षी दल के साथ मजबूती से अपनी आवाज उठा पाएंगे, तो ये आखिरकार कितना संभव हो पाता है, ये मुख्यमंत्री भी देखने वाले हैं।
चुनौती भी दी है, साथ ही साथ बड़े आरोप भी लगाए हैं और अब हमीरपुर की जनता ही आशीष शर्मा को जवाब देगी, ये भी आज अपने संबोधन में उन्होंने बड़ी बात कही है। दूसरी बात, होशियार सिंह पर भी आज सीएम सुक्खू खूब बरसे हैं। उन्होंने होशियार सिंह के लिए भी ये बात कही कि एक तरह से अपना ईमान उन्होंने बेच दिया और यहां जनता से एक बार पूछा तक नहीं, जिन लोगों ने वोट दिए थे उनसे डिस्कस करना भी जरूरी नहीं समझा कि वो क्या करने जा रहे हैं। उन्हें आगे से ऑफर आया और वो भाजपा में पूरी तरह से बिक कर रह गए। ये वोट इसलिए नहीं मांग रहे हैं क्योंकि अपने विधानसभा क्षेत्र में विकासात्मक कार्य करना चाहते हैं, बल्कि अपने अधूरे रिजॉर्ट का काम होशियार सिंह को पूरा करना है और इसी मकसद से अब ये एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी भाजपा के प्रत्याशी बनकर। अगर कार्य करने थे, कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज उठानी थी तो बतौर निर्दलीय भी उठा सकते थे, किसी भी पार्टी के साथ बैठ सकते थे, लेकिन पार्टी को ज्वाइन करने की और फिर उपचुनाव लड़ने की नौबत क्यों आ गई? आखिरकार अपना इस्तीफा स्वीकार करवाने के लिए ये विधानसभा के बाहर क्यों बैठ गए धरने पर? यह भी मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से बड़ा तंज होशियार सिंह पर कसा गया है। अब देखिए, एक और जानकारी आपको देते हैं, जो कि आंकड़ा आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से रखा गया है। इनका ये कहना था कि जो आर्थिक स्थिति है उसे मजबूत करने के लिए कई कदम अभी सरकार की ओर से उठाए गए हैं और अतिरिक्त राजस्व भी इस बार अर्जित किया गया है। इसमें 20% का सुधार किया गया है और 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया गया है। ये भी जनता को संबोधित करते हुए बड़ा बयान मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से दिया गया है। बागवानों के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर ये है कि एमआईएस के तहत जो अदायगी उन्हें होनी थी सेब सीजन से पहले ही हो गई है, जिसके बाद बागवानों के चेहरे भी खुशी से नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अब जो सेब सीजन शुरू हो रहा है, एमआईएस के तहत नए सिरे से इसमें सेब खरीद प्रक्रिया हो सकती है। पहले देखिए, क्योंकि जो दरें रखी गई थी वो 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से थी, लेकिन बागवानों को मुनाफा देने के लिए दरों में भी बढ़ोतरी अब की जा सकती है। तो एक ये बागवानों से जुड़ी अपडेट। दूसरी बात स्टार प्रचारकों को लेकर करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही देखिए यहां उपचुनावों का शेड्यूल जारी किया गया था, उसके बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दलों की ओर से लिस्ट जारी की गई थी कि कौन कौन स्टार प्रचारक यहां आने वाले हैं अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए। लेकिन दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से कोई भी स्टार प्रचारक अभी तक हिमाचल प्रदेश नहीं आया है। अब 2 दिन का समय शेष रह गया है मतदान होने के लिए 10 जुलाई को, क्योंकि वोटिंग होनी है। ऐसे में संभावनाएं काफी कम लग रही हैं कि कोई स्टार प्रचारक आएगा। जो यहाँ के राज्य स्तरीय नेता हैं उन्हीं की ओर से फिलहाल प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कांग्रेस में भी और भाजपा के रैलियों में भी इस बार यही देखने के लिए मिला है। 3 उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन उपचुनावों को विशेष तौर से अगर हम देहरा की बात करें है कि देहरा में सुक्खू की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है और दूसरी ओर होशियार सिंह है। हालांकि जो होशियार सिंह है वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर वहां पर देखे जा रहे हैं। पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, काफी वोट से जीते थे और अब मुख्यमंत्री सुक्खू के, क्योंकि ये साख की बात है, यहां उनकी धर्मपत्नी जीत पाती है नहीं जीत पाती है, हर किसी की निगाहें इस सीट पर बनी हुई है। खैर, हमीरपुर में और नालागढ़ में भी यूं तो देखिए मुकाबला काफी ज्यादा रोचक है, लेकिन देहरा पर सबसे ज्यादा फोकस अभी कांग्रेस की ओर से भी किया जा रहा है। 4 पूर्व विधायकों को अब जल्दी ही समन जारी किया जाएगा। ये पिछले कल देखिए पेशी के लिए इन्हें बालूगंज थाना में बुलाया गया था, लेकिन ये फिर पेशी के लिए नहीं आए हैं। बार बार इसी तरह की जानकारी सामने आ रही है कि बालूगंज थाना में खरीद फरोख्त की राजनीति से जुड़े मामले में जो भी पार्टीज हैं उन्हें जब भी बुलाया जाता है पूछताछ के लिए तो ये नहीं पहुंचते हैं। ये 4 पूर्व विधायक थे, एक इसमें सुजानपुर से राजेंद्र राणा थे, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर थे और तीसरे यहां पर गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलहर से पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो को भी बुलाया गया था। ये पूछताछ के लिए नहीं आए, पूछताछ में बिल्कुल भी शामिल नहीं हुए हैं। अब दोबारा से इन 4 पूर्व विधायकों को समन जारी किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले जब पुलिस की ओर से पूछताछ की गई थी शिमला बालूगंज थाना में, तो फिर वो चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा से हुई थी, जो कि पूर्व में आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। 3 से 4 घंटे तक लगातार उनसे पुलिस ने पूछताछ की थी और उस बीच भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रचार सलाहकार तरुण भंडारी को भी बुलाया गया था, लेकिन ये भी पुलिस जांच में शामिल नहीं हुए थे। हाईकोर्ट की ओर से बार बार निर्देश इन सभी पार्टीज को जारी किए जा रहे हैं कि ये बिल्कुल पूछताछ में अपनी भागीदारी दिखाएं, पुलिस के सवालों के जवाब दें, लेकिन यहां ये पूछताछ के लिए की प्रक्रिया पूरी हो सके इसके लिए पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो अब अगला क्या कदम होता है, जो फिर से समन जारी किया जाएगा, क्या उसके बाद ये 4 पूर्व विधायक आते हैं या नहीं, देखना होगा। दरअसल ये क्योंकि सीपीएस संजय अवस्थी की ओर से शिकायत की गई थी बालूगंज थाना में कि ये कुछ एक नेता हैं जिन्होंने खरीद फरोख्त की राजनीति को अंजाम दिया है। ये जब
यहाँ राज्यसभा सांसद का चुनाव हुआ था तो 5 स्टार होटल्स में ठहरे थे, चॉपर में आ जा रहे थे, बाहरी राज्यों में भी ठहरे थे। तो आखिरकार किसके पैसे पर और इतनी ज्यादा राशि किसने खर्च की और सरकार को भी इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, ऐसे कुछ आरोप इन पर लगाए गए हैं, जिसके बाद खरीद फरोख्त की राजनीति का ये मामला बना था। और अभी तक इसमें पूछताछ जारी है, लेकिन पूछताछ में सहयोग नहीं दिया जा रहा है नेताओं की ओर से। ये आरोप पहले भी पुलिस की ओर से लगाया गया है। देखिए, टेंडर के झगड़ों पर अब जांच होकर रहेगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने पूरे मामले में रिपोर्ट मंगवा ली है। ये 2 टेंडर प्रक्रियाओं पर सवाल उठे हैं, एक तो बिजली बोर्ड में और दूसरा मार्केटिंग बोर्ड में। मार्केटिंग बोर्ड में क्या हुआ है ये भी आपको जानकारी हम सही से दे देते हैं। राज्य मार्केटिंग बोर्ड में दरअसल एक टेंडर हुआ था, सब्जी और फल मंडियों में डिजिटलाइजेशन हो सके, इसके लिए जो कंपनी डिस्क्वालीफाई की गई थी बाद में उसी कंपनी को टेंडर दे दिया गया। और ये खबर पहले दिव्य हिमाचल में प्रकाशित भी हुई थी। इस पर अब पूरी जांच होगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने रिपोर्ट मंगवा ली है। ये रिपोर्ट देखने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू के समक्ष भी रखी जा सकती है। दूसरा मामला बिजली बोर्ड में सामने आया है, जहां कर्मचारी और बिजली बोर्ड प्रबंधन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये दरअसल मिनट्स ऑफ मीटिंग के दस्तावेज लीक हो गए थे। आखिरकार सिक्रेसी कौन बिजली बोर्ड की लीक कर रहा है, अभी सवाल ये उठ रहा है। और कर्मचारियों का कहना है कि निदेशक मंडल के सदस्यों का इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि मिनट्स ऑफ मीटिंग के दस्तावेज तो उनके पास ही थे। और दूसरी ओर बिजली बोर्ड प्रबंधन का कहना है कि कर्मचारी रोष में है टेंडर प्रक्रिया के बाद, इसीलिए इनकी ओर से जानबूझकर ये दस्तावेज लीक किए गए हैं। और विपक्षी दल के एक विधायक के पास ये डॉक्यूमेंट्स पाए गए, जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। इस पूरे मामले में भी अब सीएस की ओर से हस्तक्षेप किया गया है। यहां रिपोर्ट मंगवा ली गई है, अब इसके बाद जांच होगी और ये रिपोर्ट आने के बाद फिर फाइल मुख्यमंत्री के पास भी भेजी जा सकती है। दरअसल टेंडर प्रक्रिया को लेकर इसलिए भी बिजली बोर्ड कर्मचारी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ एक शहर है, ये 6 शहर बताए जा रहे हैं। विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क को ठीक करने के लिए 176 करोड़ के बेस प्राइस का टेंडर 245 करोड़ में बिजली बोर्ड ने दे दिया है। तो पहले ही आर्थिक स्थिति खराब है बिजली बोर्ड की, और ज्यादा डगमगा जाएगी जब टेंडर बढ़ा चढ़ाकर आगे कंपनी को दिया जाएगा। ये वो सवाल कर रहे थे और मुख्यमंत्री से भी इसमें बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने मांग उठाई है कि पूरे मामले में वो हस्तक्षेप करे। लेकिन मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप करने से पहले ही अब यहां सीएस ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि रिपोर्ट दी जाए उनके पास, पूरी जांच होगी और उसके बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री के पास भी ये मामला जाए कि आखिरकार टेंडर प्रक्रियाओं में इतनी गड़बड़ी क्यों हो रही है। अगर पहले किसी कंपनी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो बाद में उसे ही आखिरकार मार्केटिंग बोर्ड ने टेंडर क्यों दिया, और बिजली बोर्ड प्रबंधन की ओर से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग के दस्तावेज भी बाहर वायरल हो रहे हैं। अभी हाल ही में देखिए, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में और उपमंडल नदौन में भी यहां आईटी और ईडी की टीम पहुंची थी। ये दिल्ली से आई थी टीम और साथ में सीआरपीएफ के जवान भी थे। लोकल प्रशासन, लोकल अधिकारियों से कोई भी मदद इन्होंने छापेमारी के लिए नहीं ली। तकरीबन 9 कारोबारी हैं जिन पर छापेमारी हुई है और अब उसके बाद ये टीम्स वापस लौट गई हैं पूरा रिकॉर्ड कलेक्ट करके। लेकिन सवाल ये है कि इनके हाथों में आखिरकार लगा क्या है। बताया ये जा रहा है कि कुछ एक फोटोकॉपीज जो कि कारोबारियों के कार्यस्थल पर या घरों पर थी, उन्हें सील कर दिया गया है। इसके अलावा एक स्टोन क्रशर के मालिक का तो बैंक लॉकर भी सील कर दिया गया है। अब इसके बाद जो कारोबारी हैं उन्हें पूछताछ के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली भी बुलाया जा सकता है और फिर ये खुलासा बाद में हो सकता है कि किस कारोबारी के पास क्या कुछ ऐसा मिला है जो कि नियमों के खिलाफ है। हालांकि जब छापा मारा जा रहा था तो कारोबारियों में पूरी तरह से हड़कंप मच गया था और ये भी देखा गया कि इसमें कुछ एक आभूषण से जुड़े कारोबारी थे, कुछ एक शराब ठेके चलाने वाले कारोबारी थे और 2 स्टोन क्रशर के मालिकों पर भी ये छापा पड़ा है। न सिर्फ उनके घरों पर बल्कि कार्यस्थलों पर भी डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए गए हैं और एक रिजॉर्ट के सभी प्रतिष्ठानों को भी यहाँ पर चेक किया गया है। तो ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे कि वापस अब टीम लौट गई है और इसके बाद दिल्ली और चंडीगढ़ बुलाया जा सकता है इन कारोबारियों को पूछताछ के लिए। इस तरह की संभावना भी बनी हुई है। जेओए लाइब्रेरियन भर्ती से जुड़ी भी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, क्योंकि इसमें अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब ये नौकरियां इन्हें मिल पाएंगी। देखिए, इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो उसमें डेप्यूटी एडवोकेट जनरल की ओर से ये तर्क रख दिया गया था कोर्ट में कि भर्ती नियम इसमें बन चुके हैं और फाइनल भी हो गए हैं। ये 6 दिसंबर 2023 को ही फाइनल कर लिए गए थे। ये डेप्यूटी एडवोकेट जनरल की ओर से तर्क दिया गया था
और ये 14 मई 2024 को ही इनकी ओर से जानकारी दी गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने काफी स्ट्रिक्टली ये कहा था विभाग को कि 1 हफ्ते के भीतर ये नियुक्तियां भी दे दी जाएं, लेकिन मई के बाद जून भी गुजर गया, अब जुलाई के भी देखिए कुछ दिन गुजर चुके हैं और नियुक्तियां अभी तक इन अभ्यर्थियों को दी नहीं गई है, जिसके बाद चेतावनी अभ्यर्थियों की ओर से दी गई है कि दोबारा भी अब कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं अगर जल्दी ही इन्हें नियुक्तियां नहीं दी जाती है। स्कूलों में अभी बहुत सारे पद खाली चल रहे हैं और जब भर्ती नियम फाइनल हो गए हैं तो आखिरकार देरी इसमें क्यों हो रही है। कई ऐसे छात्र हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे अगर जल्द से जल्द जीओई लाइब्रेरियंस की भर्ती नहीं हो पाती है स्कूलों में, ये इनकी ओर से कहा जा रहा है। कुछ ऐसे ही बिंदुओं पर हाईकोर्ट की ओर से भी देखिए गौर किया गया था और उसके बाद ये फैसला लिया गया था कि 1 हफ्ते के भीतर ही अब यहाँ ये नियुक्तियां भी इन अभ्यर्थियों को देनी होगी जो पिछले काफी समय से अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। एनटीटी भर्ती में विरोध काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये उन महिलाओं की ओर से विरोध नहीं हो रहा है जो कि एनटीटी डिप्लोमा होल्डर्स है, बल्कि आंगनबाड़ी वर्कर्स विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। कारण बड़ा ये है कि सिर्फ 30% कोटा ही इसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया जा रहा है, जबकि आंगनबाड़ी महिलाओं का ये कहना है कि वो पिछले 20 वर्षों से भी स्कूलों में सेवाएं दे रही हैं। अब उनके स्थान पर एनटीटी डिप्लोमा होल्डर्स को रखा जाएगा तो ये उनके साथ अन्याय होगा, इसलिए 30 नहीं 70% कोटा इसमें दिया जाए आंगनबाड़ी वर्कर्स को। हालांकि ये 70% आरक्षण अब होता है या नहीं देखना होगा, लेकिन एक बात यहाँ आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी समझनी होगी और उन महिलाओं को भी समझनी होगी जिन्होंने एनटीटी का डिप्लोमा हासिल किया है। देखिए आउटसोर्स माध्यम पर यह भर्ती हो रही है, 10,000 इसमें सैलरी फिक्स की गई है, लेकिन 10,000 में भी सिर्फ 6,800 के करीब सैलरी ही महिलाओं को मिल पाएगी। देखिए वो कुछ इस तरह से, क्योंकि ये स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को जिम्मा दिया गया है, यही कॉर्पोरेशन मैन पावर उपलब्ध करवाएगी, इसी कॉर्पोरेशन के जरिए यहाँ भर्ती होने वाली है, इन पदों को भरा जाएगा। कुल मिलाकर 6,297 पद भरे जाएंगे। 5% कमीशन वैसे ही कंपनी की होती है, फिर उसमें जीएसटी ईपीएफ जैसी चीजें भी कटेंगी। कुल मिलाकर ये 6,800 रुपए ही महिलाओं को दिए जाएंगे। तो अब आंगनबाड़ी वर्कर्स जो कि इससे ज्यादा भी मानदेय ले रही हैं, फिलहाल इसे किस तरह से देखती हैं? क्या उन्हें 70% कोटा ही इसमें चाहिए? और एनसीटीई की गाइडलाइंस का भी पालन करना है, जिसमें 2 साल का डिप्लोमा अनिवार्य किया गया है, जबकि 15,000 में से 12 से 13,000 के करीब महिलाएं ऐसी हैं डिप्लोमा हासिल करने वाली जिनके पास सिर्फ 1 वर्ष का डिप्लोमा है। तो कैसे ये भर्ती हो पाएगी? अभी से ही इसमें विवाद मच गया है। अभी कोटा बढ़ाया जाए आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए, ये डिमांड उठी है। दूसरी ओर वो महिलाएं हैं जिन्होंने एनटीटी डिप्लोमा हासिल तो किया है लेकिन सिर्फ 1 साल का है और इसमें कोई और छूट उन्हें दी जाए, ये बात कही जा रही है। पहले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने तर्क ये दिया था कि ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा, लेकिन अभी हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई अतिरिक्त ब्रिज कोर्स करवाने की बात हो रही है। सीधे तौर पर कह दिया गया है एनसीटीई की गाइडलाइंस का पालन करना होगा, आउटसोर्स माध्यम पर भर्ती होगी, 10,000 सैलरी होगी और इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से ही ये पद भरे जाएंगे। तो इस बीच महिलाओं का रुख अब क्या रहता है और जो कोटे की मांग है क्या उस पर कोई सुनवाई होती है सरकार की ओर से, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। देखिए अब बड़ी खबर उन कर्मचारियों से जुड़ी देना चाहेंगे जो सरकारी विभागों में अस्थायी तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये भी अब रेगुलर हो सकते हैं अगर ये पूरी योग्यता रखते हैं और बाकी के मापदंड पूरे करते हैं। ये दरअसल एक मामला था, इंडिविजुअल केस में ये फैसला सुनाया गया है हाईकोर्ट की ओर से। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने राम सिंह के मामले में ये निर्देश जारी किए हैं। दरअसल वन विभाग को ये हिदायत दी गई है कि जो अस्थायी कर्मी हैं, बिल आधारित कर्मचारी हैं और दैनिक भोगी कर्मी हैं, उनमें कोई फर्क ना किया जाए। जब दैनिक भोगी कर्मी नियमित हो सकते हैं तो आखिरकार बिल आधारित कर्मियों को वहां पर नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है? जबकि जो बिल आधारित कर्मी हैं ये भी सभी योग्यताएं रखते हैं, वो सभी मापदंड पूरे करते हैं जो नियमित होने के लिए चाहिए। तो ऐसे में अनुच्छेद 14 का ये उल्लंघन हो रहा है, इसे जल्दी ठीक किया जाए। नामकरण की वजह से किसी को भी नियमितीकरण से वंचित ना रखा जाए। अगर वो मापदंड पूरे करता है, योग्यता रखता है और कई सालों की सर्विस हो गई है तो बिल्कुल हुबहू दैनिक भोगी कर्मियों की तर्ज पर ही यहां बिल आधारित अस्थायी कर्मियों को भी नियमित करने का फैसला इसमें सुनाया गया है। वन विभाग में फैसला हुआ है, लेकिन बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां बिल आधारित कर्मचारी हैं या अस्थायी तौर पर जहां कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब एक इंडिविजुअल केस में कोई ऐसा फैसला निकलकर सामने आता है तो फिर और भी केसेस कोर्ट में जाते हैं और बाद में सभी के लिए सरकार को उसे लागू करना मजबूरी हो जाती है। ऐसा पहले बहुत सारे केसेस में हुआ है। तो ये कुछ एक जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए थे। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।